बाबर रहमान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें ऑप्शंस दिए गए, बाद में अस्करी ज़राए ने तरदीद कर दी और ये कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो आप इस मामले पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट नहीं है जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं। डिबेट पाकिस्तान में और है। डिबेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा डिबेट का ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई फॉरेन फंडेड और फॉरेन स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज चल रही है या नहीं चल रही। दिस इज नंबर 1। इस डिबेट का दूसरा हिस्सा ये एक नेशनल डिबेट है, इसलिए ये बैक एंड फोर्थ वाले सवालों और जवाबों का मेरे ख्याल में मौका नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या उसके बारे में 2 ग्रुप हैं, एक तरफ बैठा हुआ है यस वाला, दूसरा बैठा हुआ नो वाला, उनके दरमियान डिबेट है। ऐसा नहीं है। इसमें आपके सवाल का जवाब है, इसलिए कि पाकिस्तान की काबीना ने ये सारी तफसील देखी, उनके सामने रखी गई। उस काबीना में ये फैसला किया गया जिसका मैं हिस्सा हूं कि अब ये तफसील हम नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल है, हमारी कमेटी है, उसके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें ISI के नुमाइंदगान, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सारा पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटिस बैठता है। उसमें से जो जवाब निकला, ये सारा कुछ देखने के बाद, वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उसका ये था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। दूसरा उसका हिस्सा ये था कि हम उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग एक्सेप्शन लेते हैं। तीसरा हिस्सा ये था कि पाकिस्तान की तारीख में गोया और इस इलाके की तारीख में गोया पहली दफा पाकिस्तान ने बुलाया बाकायदा अमेरिकन एनवॉय जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको, और उनको डिमाश, नापसंदीदगी का इजहार कहते हैं उसको उर्दू में, वो डिमाश उनको किया। जफर लारी साहब ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। और तीसरा जो इसका हिस्सा ये है कि फिर पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जो लोग अवेलेबल थे कैपिटल के अंदर, आपके तबके से ताल्लुक रखने वाले, उनको बुलाया गया, खवातीन और हजरात। उस मीटिंग में भी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के बिठाया था और एक आध सवाल का मैंने भी जवाब दिया वहां पे। उनको दिखाया गया, दे वर सेटिस्फाइड। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब पार्लियामान के अंदर जाएगी, और ये फैसला हमने नहीं किया। ये फैसला करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और ऑपोजिशन ने मुतालबा किया, और 1 हफ्ता वो मुतालबा तकरीबन करते रहे, या इससे कुछ दिन कम, कि आप ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आते। पार्लियामेंट इसको रखने की अगर कोई जगह है तो वो असली जगह है। जब वहां हम गए तो उन्होंने, हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी जिसमें हमें पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि हमें तो कोई इतला नहीं मिली। तो वहां अय्याज सादिक साहब भी मौजूद थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं वहां पूरी लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री बिजनेस में। तो वहां उन्होंने कहा कि मैंने आपको वो पैगाम पहुंचाया था। ये एक बंदा नहीं था, वहां 10 बंदे थे, और वो टॉप क्लास लीडरशिप आप कह लें उसको, 2-3 को छोड़ के थी सारी पार्टियों की वहां पे जहां ये गुफ्तगू हुई। तो इसलिए यहां से डिबेट ये गुजर चुकी है। अब इसका मैं एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ था। नवाज शरीफ साहब वकील, मेरी बरादरी से ज्यादती करके काला कोट उन्होंने पहली दफा पहना, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, और उन्होंने कहा मेमो गेट, सजाए मौत दें सारे मुल्जिमों को। ये जब शुरू होता है तो ये तकरीबन अक्टूबर सितंबर में ये सागा सारा शुरू होता है, जिसकी खबर थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा, आपने मेमो गेट का बाबर रहमान साहब जिक्र किया है। एक मिनट, मैं ये तो अब बड़े दिनों बाद किसी टीवी पे आया हूं, मैं थोड़ा सा कौम के सामने पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। गिव मी 2-3 मिनट, जितना मर्जी बोलिएगा, मैं सुनूंगा आप तीनों को। उसके बाद ये हुआ कि ये जब ये सागा शुरू होता है, ये सागा शुरू होने के बाद बैरून मुल्क साजिश होती है, तो उसको कहते हैं मेमो गेट। जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह के मामले के ऊपर सो मोटो नोटिस नहीं लिया था, बल्कि 184(3) में नवाज शरीफ साहब वहां जाके खड़े हुए थे। उसके ऊपर एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने उस वक्त के जो हमारे इन्वॉय वहां लगे हुए थे, मिस्टर हक्कानी, उनको तलब किया था बतौर मुल्जिम। वो फिर जमानत उनको दी गई। जमानत से वो भागे हुए शख्स के साथ नवाज शरीफ वहां मुलाकात करते हैं। एक तरफ मुल्जिम बैठा हुआ है, एक तरफ मुदई बैठा हुआ है। जिस तरह जलसे में, इस्लामाबाद के जलसे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये कातिल और मकतूल किस तरह से इकट्ठे हो गए,
तो वहां मुलजिम और मुद्दई को इकट्ठे बिठाया गया। फिर पाकिस्तान से एक और मफरूर मुलजिम था, वो उसके साथ बैठा। तो ये सारी बाबर रहमान साहब, ये तफसील से सारी साजिश का प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया है। एक मिनट और मैं आपसे मांगूंगा, एक मिनट। बाबर रहमान साहब, प्रोग्राम तो मेरा है, मुझे भी प्लीज मौका दे दीजिए इसमें बात करने का। मौका मिलता है सबीना पाशा, एक मिनट ठहर जाइए। अच्छा, दूसरा जो आपके सवाल में लेके जाऊंगा सारे, आई एम हियर फॉर द फुल प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। और मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जो चीज आती है पाकिस्तान के नाम, उसका नाम शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है। वो कहता है ये तो खत है। मरियम साहिबा ने एक अजीब आलम में एक उनकी वीडियो है, वो जरा देख लीजिएगा। उसमें वो फरमाती है कि ये भी कोई तरीका है खत लिखने का। हम इसको मोहब्बतनामा कह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी इंडिपेंडेंस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको आखिरी एक जुमला बोलता हूं। अगर ये बैरून मुल्क से मुदाखलत हो तो इसको हम मोहब्बत कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से एक दफा इस तरह सा काम हुआ कि एक जज को हटा दिया गया जो बाद में सियासी जमात में बनाई, सियासत में मुलविस हो गए, तो उस पे सजाए मौत कि एक आईनी होता था। बाबर रहमान साहब, आप ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही ईमान ला चुकी हूँ है और आपका नैरेटिव भी ठीक है। मैं कोई उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रही जिसके लिए आप इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मैं तो आगे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जगह पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ, मैं उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रही। खत भी ठीक है, उसमें जो जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऑप्शन लिए हैं उस पर स्टेप्स, वो भी अपनी जगह। मेरा सवाल थोड़ा उससे आगे था। आप लोग कह रहे हैं कि खत तक की तो कंडेमनेशन भी हो गई है, उसके आगे मरासले में एहतजाज भी हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसके आगे होना था, जो मामलात होने थे, वो तो किसी ने रोके ही नहीं है। अदम एतमाद तो अभी भी वहीं एक हकीकत की तरह खड़ी है। जो लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो अगर आपके बकौल वो साजिश का हिस्सा हैं, तो उनका तो हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, वो तो अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं और उनके साथ जो लोग थे वो भी मौजूद हैं। अब इसको भी मैं 3 हिस्सों में करके 3 शॉर्ट कमेंट कर सकता हूं। एक पहला कमेंट ये है कि साजिशी अनासर मौजूद हैं या उनके अबेटर मौजूद हैं या उनके सहूलतकार मौजूद हैं या उनके जो बाहर बैठे हुए किरदार मौजूद हैं। इसका हमने तकरीबन बहुत लंबी आज नशिस्त जिसमें मैं मौजूद था, कानूनी टीम ने की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसमें हमारे पार्टी के 2-3 और सीनियर लीडर्स को भी हमने बिठाया था। सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब थे, शाह महमूद साहब भी मौजूद थे, और उसको मैंने मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कंडक्ट किया और उसमें हमने फैसला किया है कि जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल सवाल इन प्लेस है। हम उस पर कानूनी कार्रवाई का 1 से ज्यादा जगह पे आगाज कर रहे हैं और हम उस सिलसिले में जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, जहां पे पहले ही इस तरह का एक मुकदमा मेमो गेट जिसका मैंने तज़किरा किया, वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ में अप्लाई करेगा कि एक मामला मौजूद है तो दूसरे मामले को भी सुन लिया जाए। हम लेके जा रहे हैं। दूसरा शॉर्ट कमेंट ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों के सामने हम भरपूर मुकदमा, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया, शुरू में रखना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कितनी दफा ये जुर्म पहले भी हुआ, और ये जफर लाली साहब से मैं कहूंगा इस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह से आर्मिटेज का जो फोन आया था और वो उसका औहदा क्या था हमारी ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में, जिसके एक टेलीफोन के ऊपर हम लंबे हो गए और उसके नतीजे में हमें 80,000 से ज्यादा शहादतें कबूल करनी पड़ी। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, जिस शहर में आप तीनों तशरीफ फरमा हैं, उस शहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। और तीसरा और आखिरी कमेंट ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पास जाने के लिए ही तो हम इस मैदान में उतरे हैं और पाकिस्तान के लोगों के सामने ये आना चाहिए, इसलिए कि कोई जमाना था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके सजाए मौत को नाजायज तौर पे उन पे नाफिज किया गया था, उसको खत्म करने के लिए बतौर लॉ मिनिस्टर में इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, मैं कहना चाहता हूं उस मुकदमे को भी सुना जाए। अब मैं उसमें वकील नहीं हूं, बल्कि मुझे मुल्जिम बना दिया गया था उस मुकदमे में। इसके बावजूद मैं कहता हूं सुना जाए और हम इंशाअल्लाह अज़ीज इसको हर महाज पे लेके जाएंगे और आपके सवाल के जवाब इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में
कल से, परसों से, मंडे से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। बाबर अवान साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इंतहाई इमरान याकूब, यार आप खान क्यों नहीं साथ कह रहे, मुझे ज्यादा नाम आता है। मेहरबानी सर, गुजारिश ये है कि मुख्तसर सा एक सवाल है और मुख्तसर सा जवाब चाहता हूँ कि ये भी सुना है कि आज जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया उसमें ये भी को फैसला किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन के जो लोग, जिन रहनुमाओं को आप समझते हैं कि वो इस मुबैना साजिश का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात ठीक है कोई मुकदमे की या इस तरह की? देखिए, पहले तो ये है कि इमरान याकूब खान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आई नो यू वेरी वेल। हम अगरचे कभी मिले नहीं है जिस तरह से, लेकिन मैं आपको पता ही है कि मैं स्ट्रेटजी यहाँ नहीं बता सकूंगा, मैं इशारे फेंक देता हूँ। आपके सवाल के एहतराम में मैं इशारे फेंक देता हूँ। पहला इशारा ये है कि कानून, आइन का जो आर्टिकल 6 जिसका आपने तज़किरा किया, उससे 5 पहले आता है। वो कहता है कि लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसलिए जो डिसलॉयल होगा पाकिस्तान का और बाहर देखेगा, मैं आपके सवाल के जवाब में दूसरा इशारा फेंकता हूं। 3 बयान आए हैं आपके सामने। पहला बयान ये आया कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये बयान किसने दिया था। दूसरा बयान आया कि हमारे लीडर जनाब बाइडन साहब हैं, उनको पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वीडियो वाले बयान है दोनों, इनके क्लिप्स मौजूद हैं। वो किसने कहा था, ये किस पार्टी में और किस इत्तेहाद में वो लोग मौजूद हैं। और फिर तीसरा जो बयान आया है वो इससे भी आगे बढ़कर है, और उस बयान के जरिए से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर कौन है जिसने मुदाखलत की है, और कहने वाले एक ऐसे साहब हैं जो खुद एक मामले के बहुत बड़े मुलजिम है। जो मामला सामने आएगा कुछ दिनों में, शायद आपको पता लग जाए। अच्छा, तो इन हालात में हमने ये फैसला किया है कि हम किसी के खिलाफ, जाहिर है देखें, परसों इंशाअल्लाह अज़ीज हम जाएंगे हाउस के अंदर, और हाउस के अंदर जाके हम मुकाबला करेंगे, और मुकाबले में आपके लिए बेहतर खबर निकलेगी। तो इसलिए वैसे परसों ना जाना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए बाबर अवान साहब। परसों के रोज तो आप ना जाए ना हाउस में, वहां पे तो उन्होंने ऑपोजिशन ने बंदे पूरे करने हैं। परसों हम तो जाएंगे ना हाउस में, ऑपोजिशन का हम मुकाबला करेंगे, और हमारे पास जो सरप्राइजेज हैं वो आईनी हैं, वो कानूनी हैं, वो रूल्स ऑफ बिजनेस के हैं, और वो पार्लिमानी हैं। अभी तक समीना आपने देखा, हमने उनको सीधा लिटाया है जब भी वो कहते थे हमारी अक्सरियत है। और ताजा तरीन उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2 मिसालें पीछे भी हैं। पहले फैटफ की मिसाल भी मौजूद थी, उसकी ज्यादातर आपका पलड़ा भारी रहा, लेकिन वैसे यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में वो जीत भी गए थे, ये भी हुआ है। लेकिन स्टेट बैंक पाकिस्तान का नहीं हो सकेगा पास कानून, हमने सेनेट से भी करवा के दिखाया। वही मैं कह रही हूँ, ज्यादातर आपने पास करवा लिए, लेकिन खैर यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब वो जीत भी गए थे, तो उसमें आपको उन्होंने भी सरप्राइज दिया हुआ है। लेकिन इस सारी बहस को एक तरफ रखते हुए जो मुनहरिफ अराकीन हैं, इनके बारे में भी आज ये सामने आया है कि आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। वैसे तो इनके बगैर भी उन्होंने नंबर पूरा कर लिया है, तो इनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई, इनको भी गद्दारी के ही नीचे लेके आ रहे हैं या कोई और कार्रवाई है? मैंने तो गद्दारी का कोई जिक्र नहीं किया। मैं आइन के आर्टिकल मैंने आपको बताया 5, और उसके नतीजे में जो कार्रवाई होगी 1। ठीक। अब आपने नाम लिया है जनाब यूसुफ रजा का। ओहो, वो तो मैंने वैसे हाल हो गया है। क्या किसी मुल्क में ये हो सकता है कि किसी उम्मीदवार का बेटा पैसा बांटता हुआ वीडियो पे पकड़ा जाए, और एक आईनी ऐसा इदारा जिसको आइन का आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि वो गार्ड है टू गार्ड द अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलीगल प्रैक्टिसेस, वहां से कोई फैसला ना आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सही याद दिलाया, मैं भूला हुआ था। ये सिर्फ ये हिलाली साहब को भी मैं याद कर लूं, वरना वो भी मुझे फिर बड़े सख्त अल्फाज में याद दिलाते हैं कि वो भी है। बाबर अवान साहब, हिलाली साहब को भी मैं जरा इंक्लूड कर लूं डिस्कशन में। हिलाली साहब, कोई क्वेश्चन है आपका बाबर अवान साहब से, या जो ओवरऑल आप डिस्कशन इस वक्त सुन रहे हैं उस पर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं इनको सुनना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अवाम को भी इनको सुनना चाहिए। आप वन लर्न्स बाय लिसनिंग नॉट टॉकिंग, तो मैं इनको सुनना चाहता हूं। बाद में अगर टाइम हो मैं 1-2 चीजें कहूंगा जरूर। ठीक है। अच्छा बाबर अवान साहब, मैंने मुनहरिफ अराकीन का पूछा था, आपने उसका वो बता दिया कि उनके खिलाफ आर्टिकल 5 के तहत आप जा रहे हैं।
नहीं, वो और जी। कार्रवाई है, मैं बता देता हूँ। जी। जरा आवाज किसी को कहिए ऊंची करें, मुझे नहीं पहुंच रही, इसलिए मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है बाबर रहमान साहब, आप कंटिन्यू अच्छा। कीजिए जी। अच्छा, नहीं, आई कांट हेयर प्रॉपर्ली, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा अगर ऊंचा हो जाता मुझे आसानी। लेकिन जी, मैं जी। आपके सवाल का जवाब देता हूं समीना। वो ये है कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत हमने तैयार किए। ये रेफरेंस हम मुतल्लका और मुनासिब मौके पर स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने रखेंगे। ये रेफरेंस आज मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गया था, एडिशनल सेक्रेटरी मेरे साथ थे जो हमारा पार्टी का है G8 इस्लामाबाद में, और वहां बैठ के आधा दिन उधर मीटिंग्स में रहा, यहाँ आके फिर रेफरेंसेस हमने तैयार किए हैं। उन रेफरेंसेस के अंदर जो हमने ग्राउंड्स लिए हैं, एक तो ये कि जब किसी को नोटिस दिया जाए तो उसको आपको टाइम देना पड़ता है, शो कॉज नोटिस देना पड़ता है कि अपनी पोजीशन आप एक्सप्लेन करें। और हमने इजाफा ये किया कि चूंकि मेरी लॉ मिनिस्ट्री में आर्टिकल 10A आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिखा हुआ है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, कि उनको सुना भी जाए, तो हमने उसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर के पास अगर आप मिलके अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो आपको उसकी, वो चेयरमैन है पार्टी के, तो उसकी भी इजाजत है। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने गोल मोल जवाब दिया और कुछ लोग जवाब गोल कर गए। वो तो मुस्तरद हो गई, रिजेक्शन है कि हम रेफरेंस में जा रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस के जरिए से उसमें जो शख्स जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके वोट देने पे ना कभी पाबंदी लगाई जा सकती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कभी ये कहा गया। लेकिन ये वोट जिस पार्टी के सीट पे वो होता है, वो सारे के सारे, अभी भी ऑपोजिशन की कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई। मैं नई बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इशारा फेंक रहा हूं इमरान याकूब खान साहब, और लोगों को मैं दावत देता हूं कि इस पर जरा गौर फिक्र करें। वो किस पार्टी के रोस्टर पे है नेशनल असेंबली के अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किस पार्टी की सीट पे है अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किस पार्टी की तरफ से उन्होंने हल्फ उठाया है अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए जो फैसला हुआ था 2018 के, जिसके जरिए से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ उड़े थे, उसमें उड़ने वाली तरफ पे ये थे, विकेट उड़ाने वालों का वकील मैं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 5 जजों की वो जजमेंट है, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस वक्त एक फाजिल जज थे जिनकी ऑथर की हुई बाबर रहमान साहब, इमरान साहब का सवाल ले लें। जी इमरान साहब। अवान साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं ना, असूली तौर पे बड़ी अच्छी भी सुनाई दे रही हैं और बात भी ठीक है, लेकिन आप मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों की मुख्तलिफ काबीना के रुकन रहे हैं। प्लीज मेरा सवाल माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी सियासत में आपको कभी असूल पसंदी नजर आई है? इमरान साहब, मैं एक दफा वजीर रहा हूं, किसी मार्शल लॉ और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट में मैं वजीर नहीं बना। मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहता हूं, आप निकाल के जरूर देखिएगा, और अगर तरदीद करनी है तो मुझे फिर बुला लीजिएगा। मैं वो वजीर था जिसने शुरू में जनरल मुशर्रफ साहब से मैंने ओथ लेने से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों ने जाके वजीर बने, आसिफ जरदारी साहब के दौर में उन सब ने ओथ लिया था। हमने पहले जनरल मुशर्रफ को हटाया, और आर्काइव में मेरी फोटो देख लें, मैंने उस दिन ओथ लिया। तकरीबन साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। गवर्नमेंट बनाने वालों में से 2-3 लोगों में से मैं एक था। इसके बावजूद भी जुद्दोजहद पंजाब में मैं जो करता था वो आप उसके गवाह हैं। मैं एक दफा गवर्नमेंट में आया हूं इससे पहले, वो उस गवर्नमेंट में जिसके लिए हमने बड़ा लंबा लड़ाई लड़ी थी। 97 में नवाज शरीफ आए, जब भी आए इन्होंने हमारे खिलाफ। बाबर रहमान साहब, हमारा वक्त बड़ा कम है, और भी हम जाहिर है चीजें आगे। 2 जगह मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। एक ये है उसूल कि आप जिसकी सीट के, बुनियादी उसूल एक ही है, जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं आप इस्तीफा दें। मैंने सेनेट से इस्तीफा दे के तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी आपके सामने। आप एग्री करते हैं इस फैक्ट से या इनकार करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूं। मैं आपकी सिर्फ बात, आपकी जाती बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सियासत में असूल पसंदी की बात कर रहा हूं। उसूल पसंदी तो देखिए ना, आप जो हमारे लोग हैं वो इत्तेहादी मिला के कोई 164-65 हमारे साथ खड़े भी तो है ना। उसूल पसंदी तो है। जो मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, वो पूरे हिंदुस्तान की तारीख में 2 तो हर तरह के लोग हर वक्त में मौजूद रहे। देखते हैं संडे को कितने लोग आपके साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबर।